रहमान रहीम। गुड इवनिंग। ज़ाकिर ख़ान प्रोग्राम द लॉ शो के साथ आपके सामने हाजिर है। हमारा ये प्रोग्राम लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है और हम इसमें आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मुझे वक्त इजाज़त देता है मैं आपको आपके प्रॉब्लम के सिलसिले में गाइड कर सकूं। हमेशा की तरह चंद बातें ज़रूर रिपीट करूंगा प्रोग्राम के शुरू में। सबसे पहले ये कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है, जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपने बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। कोशिश मेरी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें, तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे आखिर में ये कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है तो उसके बाद भी अपने केस से रिलेटेड कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी वकील से डिटेल में अपना केस जाके डिस्कस कर लिया करें। ये तो वो बातें हुई जो कि मैं हर प्रोग्राम के शुरू में रिपीट करता हूँ। उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन जो इमिग्रेशन कवानीन के सिलसिले में यूके के जो अपडेट्स आती हैं तो मैं वो भी बताता रहता हूँ। और आज की जो सबसे इस हवाले से जो बड़ी न्यूज़ है जो कि ज़्यादातर लोगों ने टीवी पे देख भी लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यूके की जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने फ़ैसला यही किया है कि ब्रेक्ज़िट के हवाले से जो एक उसके हवाले से आर्टिकल 50 जो गवर्नमेंट को इन्वोक करना था, एक प्रोसेस स्टार्ट करना था, उस सिलसिले में गवर्नमेंट को यूके की गवर्नमेंट को पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि एक एक्ट जो है वो एक बिल पास करना पड़ेगा। एक्ट की जब वो सूरत होगी तो तभी वो प्रोसेस स्टार्ट होगा आर्टिकल 50 का। और जो ब्रेक्ज़िट की जो स्टार्ट है वो पार्लियामेंट की मंजूरी से होगा। जैसा कि पहले भी मैं अपने प्रोग्रामों में जब पिछले हाई कोर्ट ने भी फैसला किया था तो मैंने जिक्र किया था कि गवर्नमेंट का ये ख्याल था या ये पॉइंट था कि उनको किसी किस्म की पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए और आर्टिकल 50 को इन्वोक करने के लिए, क्योंकि रेफरेंडम में लोगों ने गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि वो ब्रेक्ज़िट के सिलसिले में जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकें और यूके जो है वो ईयू से बाहर निकले। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वो ब्रेक्ज़िट के हवाले से, और अगर यूके जो है वो ईयू से निकलता है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इसमें मैं ये भी लोगों को बताता चलूँ कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, इसमें ये तो अगर लोग समझ रहे हैं कि ब्रेक्ज़िट जो है वो उसका प्रोसेस रुक जाएगा या नहीं होगा, तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। ब्रेक्ज़िट जो है वो फिर भी होगा। और जो गवर्नमेंट की एक टारगेट था कि मार्च के एंड तक उन्होंने आर्टिकल 50 को इन्वोक करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें भी कोई तब्दीली होगी। सिर्फ जो फ़र्क पड़ेगा वो ये होगा कि अब गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ेगा और उस सिलसिले में जो है अपोजिशन जो है या जो भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हैं वो कोई अमेंडमेंट्स वगैरह ला सकते हैं, उस पर कोई नेगोशिएशन वगैरह हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस सिलसिले में डिले होगा ब्रेक्ज़िट को जो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए जो हजरात जो देख रहे हैं आप, अगर वो आपका ताल्लुक़ यूरोपियन यूनियन से है या आप उनके डिपेंडेंट हैं, तो आपको हमेशा की तरह मैं यही मशवरा दूंगा कि आपकी जो भी एप्लीकेशन बनती है रेजिडेंस कार्ड की या डिपेंडेंट एप्लीकेशन, तो उसमें किसी किस्म की डिले का जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एज़ यूजुअल अपने कॉल से करते हैं और पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना सीगा। जी पूछें। ਸਾਡਾ ਜੇਆਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਆਰ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਰਦਰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 7 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ कोई पेड एप्लीकेशन करनी चाहिए है। हाँ जी। जी, आपने पहले कभी असाइलम के लिए अप्लाई किया था?
नहीं एसलम नहीं नहीं हाँ, नहीं। तो देखिए इसमें ये कि फर्दर सबमिशंस या फर्दर जो आपने वो रिप्रेजेंटेशंस की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि होम ऑफिस उसको कंसिडर करेगा, क्योंकि आम तौर पे अगर आपने पहले असाइलम वगैरह के लिए अप्लाई किया हो और आपके पास मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हो, नई इन्फॉर्मेशन हो, नई कोई सबूत हो, तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन या फर्दर रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हैं तो होम ऑफिस को कंसिडर करता है। लेकिन अगर आपका पहले असाइलम का कोई केस नहीं है और आपकी JR रिफ्यूज़ हुई है और आपने ऐसे फर्दर रिप्रेजेंटेशन किए, तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि होम ऑफिस कंसिडर करेगा। आपके बच्चों को अगर 7 साल का टाइम पूरा हो गया तो उनको नई पेड एप्लीकेशन आप लोगों को करनी चाहिए। बहरहाल इस सिलसिले में अपने वकील या किसी भी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो सर। जी हेलो। हाँ जी, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा, मेरा नाम डेविड बात कर रहा हूँ, मैं यॉर्कशायर से बात कर रहा हूँ सर। जी डेविड सर साहब बोलिए। मैं इस मुल्क में मैं 2001 में आया था सर, फैमिली के साथ वीजे पे आया। मैं वापस नहीं गया। तो मुझे लास्ट ईयर जनवरी में नहीं, लास्ट ईयर मार्च में मुझे लेटर्स आए होम ऑफिस से कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, हम आपका NSS बैंक और सब कुछ बंद कर देंगे, हमसे राब्ता करो कर रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? देखिए 2000 अच्छा, तो और एक बात है सर, और क्या बोल के मैंने सुना है कि एमनेस्टी आने वाली बोल के सुना है सर। देखिए अगर जिससे आपको सुना है उससे मेरा भी राब्ता करा दें, अगर इतना उनको पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी फ़िलहाल तक तो कोई गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया कोई एमनेस्टी के सिलसिले में। और अभी तो ख़ुद ब्रेग्जिट का मसला पड़ा हुआ है, वो बल्कि गवर्नमेंट चाह रही है कि वो ब्रेग्जिट भी इसी वजह से जो हुआ है वो यही हुआ है कि इमिग्रेशन की वजह से ज़्यादातर जो है वो लोगों की वजह से। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी आजकल में कोई एमनेस्टी का कोई बात सही है। अगर अगले 2-4 सालों बाद आती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपका जो पहला जो सवाल था, 2001 से आप यहाँ पे हैं, अभी आपको लेटर मिला है, तो उस सिलसिले में आपको चाहिए कि आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस में होनी चाहिए। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। 2001 से आप यहाँ पे हैं और अभी 2017 यानी कि 16 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं, तो काफ़ी लंबा अरसा है। आपको ज़रूर कोई ना कोई एप्लीकेशन करनी चाहिए और ताकि इस किस्म के प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही है और क्या सवाल है आपका? जी मैं समरा बात कर रही हूँ। मैंने आपसे ये बात करनी थी कि मैंने असाइलम क्लेम किया हुआ है, मुझे 4 साल हो गए हैं, मेरा फाइनल इंटरव्यू सब कुछ हो चुका हुआ है, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं आया और मेरा बेबी भी एक है। और मैंने आपसे ये पूछना था, अगर मुझे डिसीजन नहीं आता और मेरा बेबी 7 साल का हो जाता है तो क्या मैं एप्लीकेशन डाल सकती हूँ? तो अगर डालती हूँ तो क्या मिलेगा मेरे बेबी को, क्या मिलेगा मुझे? वीज़ा मिलेगा या इंडेफिनिट मिलेगा? और एक अगर इस दौरान मैं वर्क वीज़ा पे स्विच करना चाहूँ, अपनी एप्लीकेशन चेंज करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? और अब मुझे 2-3 साल हो गए हैं और वर्क राइट के लिए अप्लाई करूँ तो क्या मुझे वर्क राइट मिलेगा? वो मुझे डिसीजन तो नहीं भेज देंगे? देखिए अगर आपके इंटरव्यू के हुए तकरीबन 4 साल का आप कह रही हैं कि टाइम हो गया है एक्सक्यूज़ मी, और अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो आपको बिल्कुल आप वर्क राइट के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि 4 साल का अरसा काफ़ी लंबा अरसा है। आम तौर पे यानी कि आजकल के हालात में इतना टाइम नहीं लगता। मैं हैरान हूँ कि इतना लंबा अरसा हो गया। लेकिन अब उसमें आपको ये रिस्क बहरहाल है कि अगर आप उनसे वर्क परमिशन मांगते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके केस का फ़ैसला कर दें और डिसीजन दे दें। तो ये आपको बहरहाल रिस्क लेना पड़ेगा। जहाँ तक आपका सवाल था कि आपका बच्चा जो है जब 7 साल का हो जाए तो फिर एप्लीकेशन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, तो बिल्कुल कर सकती हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आम तौर पे जो वीज़ा मिलता है 7 साल की बेसिस पे, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो वो 2.5 साल का वीज़ा मिलता है। वो इंडेफिनिट नहीं मिलता, वो 2.5 साल का वीज़ा होता है। अच्छा, तो वर्क राइट, और अगर मैं इसको वीज़े को स्विच करना चाहूँ, मुझे किसी कंपनी से अगर वीज़े का जहाँ तक ताल्लुक है तो आप इस स्टेटस से अपने वो Tier 2 पे नहीं जा सकेंगी, यानी कि वर्क वीज़े पे नहीं जा सकेंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी सर, नवीद बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी। असल में लास्ट वीक आपसे बात हुई थी 18,600 के सिलसिले में। वो आपने कहा था कि मैं फॉर्म और होम ऑफिस की वेबसाइट को देख के फिर आपको बताऊंगा कि आया आपको सेटलमेंट के लिए ज़रूरत है या नहीं।
देखिए, बिल्कुल मुझे बात तो याद आ गई है, लेकिन मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल आप ये कह रहे थे कि फॉर्म में ऐसी कोई बात नहीं लिखी और गाइडेंस में कोई ऐसी बात नहीं लिखी, मुझे भी ख्याल आया। तो मैं आपसे माज़रत ही कर सकता हूँ, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे ऑफ़िस में भी रब्ता कर सकते हैं, तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। आप बिल्कुल रब्ता करना चाहें तो मुझसे ईमेल के ज़रिए या मुझसे ऑफ़िस में भी रब्ता कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी सर, मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी अली साहब जी बोलिए। मैंने पूछना था, मैं आपकी इधर आपकी आवाज़ 2011 में आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैं 2011 में इधर स्टूडेंट वीज़े पे आया था। हम्म। तो मैंने फिर जो है ना इधर 2013 में इधर ना एक्सटेंशन ली थी 2.5 ईयर की। तो फिर वो मार्च जो है ना वो 2015 में एक्सपायर होना था। तो मैंने 2014 में मैंने इधर शादी कर ली थी ब्रिटिश लड़की। तो फिर हमारा डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो है ना वो मैंने एप्लीकेशन जो भेजी थी पहले स्पोर्ट्स वीज़े पे, तो वो जब मेरी रिफ्यूज़ल के बाद मैंने कोर्ट में अपील की थी, तो वो जो कोर्ट हेयरिंग से पहले जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस हमारे हो गए थे 2-3 माह में। तो फिर मैं अकेला ही उधर कोर्ट में पेश हुआ था। लेकिन वो फिर जो है ना वो उधर रिफ्यूज़ हो गई थी। फिर अपर ट्रिब्यूनल में उन्होंने मुझे अपील ऑफ राइट दिया था। लेकिन वो फिर क्योंकि मैंने सोलिसिटर भी अपना चेंज किया था, तो फिर उनके पास इनफ टाइम नहीं था वो केस स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने एडजर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो जो है ना वो एडजर्नमेंट नहीं मिली ना। तो बिलाहर जो है ना वो मेरे सोलिसिटर बोलते हैं कि अभी फ्रेश एप्लीकेशन डालेंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मेरा इधर एक बच्चा और एक बेटी है ना, 2 बच्चे हैं मेरे। तो फिर मैंने चाइल्ड कॉन्टैक्ट लिया कोर्ट से। तो फिर अभी FLRFP की 10 ईयर रूट पे उन्होंने एप्लीकेशन मेरी डाली है, 4 माह हो चुके हैं। तो मैंने ये पूछना था कि इसमें वो कितना टाइम लेंगे डिसीजन में, और वो 10 ईयर रूट पे, क्योंकि पहले तो मैं स्टडी वीज़े पे जो है ना वो 2015 मार्च तक जो है ना वो लीगल इधर रहा हूँ। तो इसमें वो मुझे कितनी दफ़ा एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी 2.5 ईयर की? देखें, जो आपको तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको वीज़ा कितने अरसे की एक्सटेंशन मिलेगी? हाँ, 2.5 ईयर की। वो 10 ईयर रूट पे अप्लाई किया, तो वो मेरा पीरियड जो है वो कंसिडर करेंगे, वो जो पहला मैंने इधर लॉफुली जो मैंने इधर गुजारा है? देखिए, बिल्कुल आपको 2.5 ईयर्स की लीव मिलेगी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसमें मसला सिर्फ ये है कि जब आपकी अपील जो है वो रिफ्यूज़ हुई, उसके बाद आप अपर ट्रिब्यूनल में गए और अपर ट्रिब्यूनल में आपकी हेयरिंग मेरे ख्याल में नहीं हुई और आप लोगों ने विदड्रॉ करके नई एप्लीकेशन की। जब आप विदड्रॉ करके नई एप्लीकेशन करते हैं, तो जब आपने विदड्रॉ की तो आपका वीज़ा ख़त्म हो गया वहाँ पे। अगर आपने विदिन 28 डेज़ एप्लीकेशन की दूसरी नई, तो फिर और आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो फिर 10 ईयर्स में वो कंसिडर मेरे ख्याल में ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी अली बात कह रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन कह रहा था, मैंने सिस्टर का वीज़ा अप्लाई किया था एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ इस बेस पे किया है कि आपने, क्योंकि मैं पैसे भेजता यूई एक्सचेंज से, जो कि मेरे अपने बैंक स्टेटमेंट से ट्रांसफ़र होते थे पैसे और यूई एक्सचेंज के थ्रू जाते थे उनके नाम पे, वो स्टेटमेंट लगाई थी साथ। उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि जी आपने वो यूई एक्सचेंज की स्टेटमेंट तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन अपनी सिस्टर की स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि वो तो कैश पे आउट था जो कि वेरीफाइबल होता। दूसरा उन्होंने लगाया कि आपने कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया, वे साथ रहती थी। और उसके लिए हमने बैंक स्टेटमेंट, जितने भी लेटर मेरे साथ थे वो सारे हमने लगाए। उसके अलावा उन्होंने एक और ये कहा कि आप स्टूडेंट वीज़े पे इंटर हुई थी, हालांकि वो स्टूडेंट वीज़े पे इंटर नहीं हुई थी, वो सॉरी विजिट पे इंटर हुई है, हालांकि वो विजिट पे नहीं हुई, वो स्टूडेंट वीज़े पे इंटर हुई है। तो इसमें हमें क्या, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है प्रॉपर, मैं पैसे भेजता रहा हूँ और 2 साल से पैसे भेजता रहा हूँ, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करता था यूई एक्सचेंज के थ्रू सिस्टर के लिए। वो बेनिफिट उन्होंने मुझे अपनी लेटर हेड पे स्टेटमेंट दी, जो कि उन्होंने डिनाई कर दी, मतलब कि मानी। और लेटर के ऊपर, NHS के लेटर के ऊपर डेट लिखी हुई है, वो रिफ्यूज़र में कह रही है कि अनडेटेड लेटर है, मतलब कि उसने बिल्कुल इग्नोर की है, सब्सटेंशियल एविडेंस इग्नोर कर दी है बिल्कुल। उसके बाद मैं फिर MP के पास गया था बताने के लिए कि यार ये हमें तो अपील का राइट तो दिया नहीं, ये सारा कुछ है
वेस्ट नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये सारा कुछ उसने इग्नोर किया है और झूठ बोला है विजिट जी जी ठीक है। अब आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं, अब मालूम क्या करना चाह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं आगे? मालूम जी मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर देखिए- हम जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं तो उसमें कितना असर लगेगा जी, और जी। उसमें क्या मतलब कि क्या प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको ऑब्वियसली अपील का राइट नहीं मिला और आप इतने इतने आप जिस तरह मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने एविडेंस कंसिडर ही नहीं किया सही तरीके से, तो ये क्लासिक केस है जिसमें आप जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू में ऑब्वियसली वो यही चीज़ें देखेंगे, अगर 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 एविडेंस ही उन्होंने सही तरह देखा नहीं है तो चांस ये है कि इंशाल्लाह केस आपके हक में डिसाइड होगा। अब वो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसमें ऑब्वियसली उसका बेहतर तरीका ये है कि आप किसी वकील के पास जाएं और उसमें डिटेल में बात करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि एविडेंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया था, सारा कुछ प्रूफ आपके पास है, लेकिन होम ऑफिस ने उसको सही तरीके से कंसिडर किया ही नहीं है और बिल्कुल गलत किस्म की ऑब्जेक्शंस लगाई हैं, तो इसको बिल्कुल आपको जुडिशली रिव्यू करवाना चाहिए और इंशाल्लाह उसमें चांस आपका काफ़ी होगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है इसलिए एक वक्फे पे जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं। नाजरीन आप देख रहे हैं द लॉ शो। ब्रेक से पहले हम कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? रजा बोल रहा हूँ जी। रजा साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जस्ट पूछना था जी, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता हूँ इंडिया से। अभी ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरी भाभी ब्रिटिश सिटीजन है जी। तो पूछना था कोई प्रोसीजर है कि जिससे पेरेंट्स में रिटायर, पापा में जॉब में थे वो रिटायर हो गए? नहीं तो आप उनको परमानेंटली बुलाना चाह रहे हैं, विजिट वीज़ा भी बुलाना चाह रहे हैं? परमानेंट। देखिए परमानेंट बुलाने की जो सिचुएशन है वो ये है कि आजकल बहुत मुश्किल है जो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स पेरेंट्स को बुलाना। जो उसकी रिक्वायरमेंट है बहरहाल वो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स की कंडीशन ऐसी है कि वो अपनी लुक आफ्टर ख़ुद नहीं कर सकते, डेली रोज़मर्रा के मामूलात ख़ुद से नहीं कर सकते और कोई भी उनकी लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ये तो एक जनरल सी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो हम आजकल देख रहे हैं जिस किस्म के डिसीजंस आ रहे हैं, जो भी अप्लाई करता है तो ज़्यादातर केसेस में वो होम ऑफिस रिफ्यूज़ भी करते हैं और अपील में भी मुश्किल ही होता है, अनलेस के वाकई में ऐसी सिचुएशन हो। और अगर ऐसी सिचुएशन होती भी है तो बाज़ औक़ात फिर होम ऑफिस का वो यही होता है पॉइंट कि जी आप वहाँ पे किसी को रख सकते हैं जो कि उनकी लुक आफ्टर कर सके और उनको यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो बहरहाल इस सिलसिले में अगर आप चाहें तो आप किसी वकील से जाके डिटेल में बात कर सकते हैं। बहरहाल रिक्वायरमेंट यही है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरा ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं एक मरतबा फिर नाज़रीन में बोलूँगा, जब आपकी कॉल होती है तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इमरान बोल रहा हूँ। इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जाकिर साहब मैंने ये पूछना था कि मैं फैमिली के साथ हूँ इधर और नेट सपोर्ट पे हैं। जी जी। असाइलम रिफ्यूज हो गया था, लेकिन हमें 7 साल होने वाले बच्चों को ना, मैंने पूछना ये था कि जो फीस जो ये देते हैं 7 ईयर वाला केस करने के लिए वो देनी पड़ेगी या हम एग्जम्प्टेड है? देखिए मैंने ये भी सुना है कि परसेप्शन ये है कि अगर आप फीस जमा करवाते हैं तो आपका केस स्ट्रांग होता है और वो रिफ्यूज नहीं करते हैं, तो ये मुझे जरा देखिए बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप फीस जमा कराते हैं तो आपका केस स्ट्रांग है, फीस जमा नहीं कराते तो केस स्ट्रांग नहीं है। केस का स्ट्रांग होने न होने का ताल्लुक आपकी सिचुएशन, आपके हालात और आपके सर्कमस्टांसेस या यहाँ पे जितना आपने टाइम गुजारा है उस हवाले से होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों से होता है। जहाँ तक आपकी इस बात का ताल्लुक है कि आप एग्जेम्प्टेड हैं कि नहीं, अगर आपको नया सपोर्ट मिल रही है तो उसमें आप फिर फ़ी वेवर जिसे कहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आप एप्लीकेशन करते हैं तो फ़ी वेवर का एक फॉर्म होता है और उसमें आप उनको कह सकते हैं कि आपको चूँकि नया सपोर्ट मिल रही है तो फ़ी जो है आपकी वेव की जाए। फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन इस सिलसिले में मेरा अपना ख्याल ये है कि चूँकि आपको नया सपोर्ट मिल रही है तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली फ़ी वेवर जो है वो फ़ी आपकी वेव हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन बहरहाल इसमें होम ऑफिस का की डिस्क्रेशन है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मोहम्मद वसीम बात कर रहा हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मेरे पास इंडेफिनिट वीज़ा है जी। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो मेरी वाइफ के पास मेरे पास पहले जो वीज़ा था ना उस पे है, अभी करंट इंडेफिनिट चेंज नहीं करवाया, उनका करंट वीज़ा नहीं लिया जी। तो हमने ट्रैवल करना था, तो मैंने पूछना था कि वापस आते हुए वो हमें तंग तो नहीं करेंगे? आपके पास पहले क्या टियर 1 का था या?
जी, टायर 1 एंटरप्रेन्योर था मेरे पास। वो मेरे पास का वीजा स्टिल वैलिड है 2018 तक। जी, लेकिन आपने कब चेंज किया था, आपने कब इंडेफिनिट मैंने किया? स्विच किया है अगस्त में इस साल। जी जी, मेरा ख्याल में बेहतर ये है कि आप उनके चेंज करा के स्टेटस और फिर ट्रैवल करें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप स्विच कर जाते हैं तो देन आपको फिर अपनी वाइफ का भी स्विच करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। तो इसलिए और आप उसके लिए सेम डे सर्विस में भी जा सकते हैं। अगर आपको जल्दी ये ट्रैवल करना है तो आप एक वो जो सेम डे सर्विस होती है होम ऑफिस की, उधर जाके भी अपनी वाइफ की एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि जल्दी डिसाइड कर देंगे वो। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं शायद बोल रहा हूँ। मैंने पूछना था कि मैंने Tier 1 जनरल के ऊपर 5 साल पूरे होने के बाद बाई पोस्ट अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें 3-4 महीने हो गए थे, तो लेकिन मैंने अकेले किया था, मैंने अपने बच्चों का और बीवी का नहीं किया था। आगे पहले मेरा डिसीजन आ जाए तो फिर उनका करो, लेकिन उनका एक लेटर आया है तो ये पूछ रहे हैं कि वो बच्चों के बारे में कंसर्न है कि बच्चों के वेयर अबाउट्स बताएं, और आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ बच्चों की एप्लीकेशन क्यों नहीं दी। तो इस लेटर का मतलब क्या है और इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? देखें, जवाब तो जो वही दिया जा सकता है कि जो सिचुएशन है जिस वजह से आपने नहीं की। वैसे मेरे ख्याल आपके पास बच्चों के पास वीज़ा कब तक का है? मेरे बच्चों के पास वीज़ा अप्रैल 2018 तक का है। और वाइफ के पास भी ना? आपके वाइफ के पास भी ना? जी, आपके वाइफ के पास भी 2018 तक का वीज़ा? सबका जो है अप्रैल 2018 तक है। जी देखें, बात ये है कि अगर आपने अपना अप्लाई किया तो मेरे हिसाब से तो आपको वाइफ और बच्चों का भी अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं किया और अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही हो सकती है जो कि सिचुएशन है, और वो ये है कि आपने इस वजह से नहीं किया कि पहले आपको जब मिल जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपने वाइफ और बच्चों का अप्लाई करेंगे। तो अगर होम ऑफिस ने आपके बच्चों के वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा है तो आप उनको जो सिचुएशन है वो बताएं कि वो आपके साथ ही हैं, और आपने उनके लिए इसलिए नहीं अप्लाई किया कि आपका ख्याल था जब आपको मिल जाएगा तो फिर आप उनके लिए अप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जाकिर साहब बात कर रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, जाकिर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जाकिर साहब, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ लंदन से। मुझे सवाल करना है। मैं एज ए स्टूडेंट आया था 2008 में मार्च में यूके में। अभी मेरा जो 10 साल का टेन्योर पूरा होने वाला है वो अगले साल 2018 मार्च में होने वाला है, लेकिन इस दौरान थोड़े से मेरे सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि 2013 में मुझे बीच में मैंने 2 दफ़ा एक्सटेंशन भी कराई है अपना स्टूडेंट वीज़ा। 2013 में मैंने जब एक्सटेंशन अप्लाई की तो मेरा वीज़ा उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस बेसिस पे कि आपका कॉलेज रिवोक हो गया था और हमने आपको लेटर भेजा था, लिहाजा जो आपकी जो लीव थी वो कर्टेल हो गई थी, तो आपका राइट नहीं बनता था, और साथ ही उन्होंने अपील का राइट भी नहीं दिया। तो हमने अपील का राइट ले लिया, कोर्ट गए और हम विन कर गए केस। 2014 में अक्टूबर में हम लोग ना केस विन कर गए, हमारे हक में अपील हो गई। लेकिन 2014 से अभी तक होम ऑफिस ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, और जिस बेसिस पे मैंने एक्सटेंशन अप्लाई, जिस कॉलेज की बेस पे मैंने एक्सटेंशन अप्लाई की थी वो कॉलेज भी बंद हो गया, और हम अपील भी विन कर गए। अब अक्टूबर 2014 से लेके अब तक होम ऑफिस ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे ख्याल उनके 14 दिन होते हैं उनके पास, उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है या मुझे टाइम देना होता है कि मैं एडमिशन लूँ। तो अब मैं अगर अगले साल 2018 में मेरा टाइम पूरा हो रहा है फरवरी में, तो क्या ये जो मेरी कर्टेलमेंट थी वीज़े की और ये सारा अपील और ये अफेक्ट करेगा? क्या मुझे 10 साल की बेसिस पे मैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकता हूँ? जी, इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। लेकिन देखिए, इस पे मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने की हैं। एक तो ये कि जब आपको उन्होंने अपील अलाउ की है तो और आपको पहले जिस तरह बता रहे हैं कि आपको पहले अपील का राइट नहीं था, अगर उन्होंने आपको अपील का राइट भी दिया, अपील अलाउ भी की, तो आम तौर पे जो आपका टाइम पीरियड था वो उस हिसाब से वो कंटिन्यू होता है, जो पुराना यानी कि जो आपको वीज़ा उन्होंने ख़त्म किया था, अगर इवेंचुअली आपको अपील राइट मिल गई थी और आपको वीज़ा भी उन्होंने इशू कर दी, यानी कि अपील अलाउ भी कर दी, तो मेरे हिसाब से तो आपका वो टाइम कंटिन्यू होता है। और अगर अब तक होम ऑफिस के पास ही केस पेंडिंग है और अब तक होम ऑफिस ने आपको इशू नहीं किया वीज़ा,
तो वो आपका लीगल ही टाइम कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ने आपको अपील अलाउ कर दी थी, होम ऑफिस ने अभी तक आपको वीज़ा इशू नहीं किया अगर ऐसी सूरत हाल है। लेकिन मेरा ख़्याल में, ये तो मैं एक जनरल सी आपको बात कर रहा हूँ, मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप किसी वकील को जाके वो कोर्ट का डिसीजन ज़रूर जाके दिखा दें। उसमें कई कुछ टेक्निकल चीज़ें देखने की होती हैं, जिसके बाद ही आपको एक मुस्तनद जवाब दिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं सोबिया, मेरा नाम है, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने अपना इंडेफिनेट जो है वो अप्लाई करना है 2019 में जी। और मुझे ये पूछना है आपसे कि उन्हें 18,600 की इनकम शो करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने होम ऑफिस के जो है वो वेबसाइट पे और एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ कि आपने शो करवानी है 18,600 इनकम। जी जी उन्होंने क्या स्पाउस वीज़े उनको मिला था और अब उन्होंने 5 साल कंप्लीट कर लिए और 18,600 सॉरी 5 साल कंप्लीट कर लिए और अब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना? जी, इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। जी बिल्कुल। ये आपसे पहले भी एक कॉलर थे, उन्होंने यही सवाल पूछा और मैंने यही बताया था। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो 18,600 जो है वो शो करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे कि पहले कॉलर ने भी यही कहा था कि फॉर्म में और गाइडेंस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 18,600 का शो करना है। तो मैंने उनको ये कहा था कि मैं वो फिर फॉर्म और वो गाइडेंस दे के ही आपको जवाब दूंगा। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अगले हफ्ते अपने प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप उससे पहले मुझसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं फिर आपको डिटेल चेक करके ज़रूर बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो जी, सोलिसिटर से बात करनी है जी। जी बात कर रहा हूँ, मैं जाकिर बोल रहा हूँ। जाकिर खान, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, बात कीजिए। अच्छा जी, मैं डिसबिलिटी ले रहा हूँ तो 55 पाउंड वीक दे मिलते हैं। जी तो आया मैं अपनी वाइफ का केस में अप्लाई कर सकता हूँ? आपको डिसेबिलिटी DLA मिल रहा है? जी, अगर आपको DLA मिल रहा है और आप तो फिर आमतौर पे आप कर सकते हैं, लेकिन होता ये है कि आपको कोई थर्ड पार्टी सपोर्ट भी चाहिए होती है, यानी कि कोई भाई बहन, आपका कोई रिश्तेदार, अगर वो भी सपोर्ट कर सके और वो कह सके कि वो आपकी वाइफ जब आएंगी तो वो उनको मेंटेन, मतलब वो भी स्पॉन्सर करेंगे उनको जब तक कि मतलब उनको कोई जॉब शॉप नहीं मिल जाती। तो आमतौर पे ये होता है। वैसे अगर आपको DLA मिल रहा है तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी वाइफ को। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है? सर नाम है जी इश्तियाक साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? रीजन है कि मैंने वाइफ का अप्लाई किया था। जी तो वो अपना अपील तो मंजूर हो गई अगस्त में। जी मगर उसके बाद वकील से फोन किया था, वो कहता है 6 महीने भी लग सकते हैं आने का। मगर उसके बाद होम ऑफिस से कोई लेटर, कोई कुछ नहीं मिला। बस यही पता करना था कि कितना अर्सा लग सकता है। देखिए बिल्कुल बात इस हद तक तो सही है कि टाइम काफ़ी लग जाया करता है। जब अपील मंजूर हो तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने, लेकिन आमतौर पे 3 महीने का टाइम फ्रेम के अंदर हो जाता है। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई वीज़ा इशू नहीं हुआ, तो आप अपने वकील को कह सकते हैं कि वो भी उनसे वो जो एम्बेसी वालों को लिखें, और आप अपने लोकल MP से भी रब्ता कर सकते हैं और उनको भी कह सकते हैं कि जी वीज़ा इस तरह अलाउ हुआ था और इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। वो जो लोकल MP है आपका, वो भी जो एम्बेसी वालों से रब्ता कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो प्रोसेस ज़रा जल्दी हो जाएगा, उम्मीद, होपफुली इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो हाँ जी, मैंने आपसे पूछना था, मैंने स्पाउस वीजा अप्लाई किया था 2015 में और उन्होंने ये कहकर रिफ्यूज कर दिया था। मैंने टॉय का टेस्ट लगाया था उसमें। जी मैं 2 दफ़ा कोर्ट में भी गया, उसमें वहाँ वो नहीं आए, तो उन्होंने, जज ने जो डिसीजन था मेरे हक में कर दिया। अभी उन्होंने अपर ट्रिब्यूनल में कर दिया है, तो अभी मेरे केस का क्या होगा, मैंने यही पूछना था। देखें, अभी बहरहाल टॉय का जहाँ तक ताल्लुक़ है
तो टॉय के सिलसिले में कुछ अर्सा पहले जो है कोर्ट का डिसीजन था और उसमें उन्होंने होम ऑफिस का यही कहा था कि आप हर एक पे जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो किसी स्टूडेंट के ख़िलाफ़, तो आप खाली इस बेसिस पे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि उन्होंने टॉय का किया था और वो भी उस सारे मसले में शामिल है। तो आम तौर पे होता ये है ऐसे केसेस में, जब तक अगर होम ऑफिस के पास आपके ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे कोई ऐसा एविडेंस है जिससे वो प्रूव कर सकते हैं कि आपने गलत तरीके से उनको ये सर्टिफिकेट दिया था और आपने टेस्ट नहीं किया था, फिर तो वो उनके हक़ में केस डिसाइड होगा। अगर वो ये प्रूव नहीं कर सकते तो फिर चांस ये है कि आपके हक़ में डिसाइड होगा। अब 2 मरतबा जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोर्ट में आप गए, फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में आपकी हियरिंग थी, होम ऑफिस वाले नहीं आए, अगर अब उन्होंने अपर ट्रिब्यूनल में अपील की है तो पहले तो मुझे मुश्किल लगता है कि उनको परमिशन मिले। अगर बहरहाल परमिशन मिलती है तो फिर देखा जाएगा कि उनके पास क्या एविडेंस है इस आपके ख़िलाफ़ जिसकी वजह से वो प्रूव कर सकें कि टॉय का जो आपने वो किया था, वो जो टेस्ट किया था या सर्टिफिकेट दिया था वो गलत था। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाजरीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है, एक वक्फे पे जाते हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, बगैर कोई वक्त ज़ाय किए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, मेरा नाम किरण है। मैंने पूछना था कि मुझे इस कंट्री में ना 15 साल हो गए हैं। पहले स्टूडेंट था, अभी फिर 10 साल के बाद उन्होंने 2.5 साल का दिया था वो वीज़ा, है ना। तो अभी मेरा पूछना ये है कि मेरे 2 बच्चे भी इधर हैं और अभी हस्बैंड का अप्लाई किया है, तो अभी 2 महीने हो गए उसको अप्लाई किया, तो उनका कितनी की देर तक आ जाना है? देखिए, आमतौर पे जो एप्लीकेशन करते हैं उसमें तकरीबन 6 महीने का टाइम लग जाया करता है, विदिन 6 मंथ्स आमतौर पे। अच्छा जी जी, तो 6 मंथ तक वो आंसर देंगे? जी, आमतौर पे उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जो आमतौर पे टाइम होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है होम ऑफिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी, जाहिद बात कर रहा हूँ सर। एक सवाल था। मैंने ILR के लिए अप्लाई किया था आज से तकरीबन 12 महीने पहले, लेकिन विंडो के ऊपर मैं गया था, उन्होंने मेरा केस वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया और अपील का राइट दिया क्योंकि मैंने टोइक किया हुआ था। अब नियरली 12 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ अभी तक कोई रिप्लाई दिया नहीं है। अपील तो मैंने जमा करा दी है। मैंने ट्रिब्यूनल में फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे लास्ट टाइम जो भी महीना पहले यही कहा कि भाई आप बहुत जल्द इसका आपको पता चल जाएगा डेट का, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। एक तो ये मालूम करना था कि अभी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है या अभी और मुझे वेट करना चाहिए या इनको कोई लेटर लिखना चाहिए मुझे। जी जी, देखिए, और दूसरा सवाल ये था सर कि सॉरी आपकी बात बोल कर रहा हूँ कि ये जब मैंने विंडो के ऊपर गया था तो ये जो मुझे वीज़ा इशू करेंगे ये उसी दिन से करेंगे जिस दिन मैंने अप्लाई किया था, या मुझे जैसे ही वीज़ा अलाउ करेंगे उसी माने रिसेंटली करंट पीरियड से करेंगे? देखिए, बात यह है कि जो अपील का जो है वो जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि आपने ट्रिब्यूनल फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपको कुछ जल्दी आएगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस में देख रहा हूँ आजकल तकरीबन साल से 1.5 साल का टाइम लग रहा है। जब आप एक मरतबा अपील करते हैं तो उस डेट आने तक तकरीबन आजकल साल से 1.5 साल का टाइम लग रहा है। अगर आप लिखना चाहें तो ज़रूर ट्रिब्यूनल को लिख सकते हैं। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, जो वीज़े का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आपको वीज़ा इशू करते हैं तो वो तो ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, जो आपका जो टाइम चल रहा है वो लीगल चल रहा है। आपका होम ऑफिस ने केस रिफ्यूज़ किया था सेम डे विंडो पे और आपको अपील का राइट मिला, आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन आपका टाइम जो है ना ये सारा लीगल टाइम जो है वो चल रहा है। अगर वो वीज़ा आपको बाद की डेट का इशू करेंगे, जो भी आपको वीज़ा इशू होता है जिस दिन इशू होगा उस दिन की डेट से आमतौर पे इशू करते हैं, लेकिन वो वीज़ा आपका जो पुराना टाइम है वो लीगल शामिल तस्वर किया जाएगा, वो इलीगल आप उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम शफीकुल्ला है और मैं पिटरबुल से बात कर रहे हैं। जी शफीकुल्ला साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? सर, हमारे वाइफ जो है वो बीमार है और हम काम नहीं करता है
सॉरी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, आप जरा दोबारा अपना सवाल रिपीट करें, क्या आपने कहा? हम जो है अपने मदर इन लॉ को इन्वाइट करना है, तो हम जो है काम नहीं करता है क्योंकि वो बीमार रहता है। और कौन बीमार रहता है? आपकी मदर इन लॉ? नहीं, हमारे वाइफ जो है। हाँ। और वो अपने मदर को बुलाना चाहता है इंग्लैंड में, विजिट वीजा पे बुलाना चाहता है। जी 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 जी। तो आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं? मालूम ये करना है कि हम काम नहीं करता है, तो इसको किस जरिए से बुलाना है? देखिए, विजिट वीजा पे अगर आप काम नहीं कर रहे, तो अगर आपकी जो मदर इन लॉ हैं उनके, या आपके जो इन लॉज हैं, अगर आपके फादर इन लॉ हैं और वो भी काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी मदर इन लॉ खुद ये शो कर सकती हैं कि उनके पास पैसे हैं और वो अपना ख़र्चा वगैरह ख़ुद करेंगी, तो फिर भी विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप काम नहीं भी कर रहे, लेकिन आपकी जो मदर इन लॉ ये शो कर सकती हैं कि उनके पास पैसा भी है, कारोबार भी है, और वो जब इधर आएंगी तो अपना ख़र्चा वगैरह ख़ुद करेंगी और टिकट वगैरह का ख़र्चा भी ख़ुद करेंगी, तो फिर भी वो अप्लाई कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है? तैयबा बात कर रही हूँ लंदन से। जी जी, बोलिए। जी, मेरा सवाल था कि मैं 2011 से इस कंट्री में हूँ और मैंने 2012 में अपने 3 बच्चों के साथ असाइलम अप्लाई किया था और 2013 में मुझे मिल गया था रिफ्यूजी स्टेटस। तो उन्होंने मुझे कहा था कि 2018 के फरवरी में चूँकि एक्सपायर हो जाएगा रिफ्यूजी स्टेटस, उससे पहले आपको इसको एक्सटेंड करवाना है। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि चूँकि नेक्स्ट ईयर मुझे एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या कोई 1 डे सिस्टम है इस चीज़ के लिए, या मुझे एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी 2 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी डेट? जी, इसमें 1 डे सिस्टम जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है इसमें नहीं है, आपको बाय पोस्ट ही एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जी अच्छा, और मुझे दूसरा सवाल ये कि क्या इसके बाद 5 इयर्स एज ए रिफ्यूजी पूरे करने के बाद मुझे इंडेफिनिट मिलेगा या दोबारा से रिफ्यूजी स्टेटस ही कंटिन्यू होगा? नहीं, आपको दोबारा से रिफ्यूजी स्टेटस कंटिन्यू नहीं होगा, आपको इंडेफिनिट मिलेगा। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जाकिर साहब बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जाकिर बोल रहा हूँ। जी बोलिए, कौन बोल रही है और क्या सवाल? मेरा क्वेश्चन है कि हमारा ILR इस साल है, तो मुझे पूछना था टोटल नंबर ऑफ डेज आउटसाइड UK 450 है, मैंने सुना है, लेकिन उसमें एक और कंडीशन है कि 90 डेज से ज़्यादा आप नहीं रह सकते, बट आई ओवरस्टेड फॉर 5 मंथ्स इन पाकिस्तान। तो मुझे पूछना है कि इसका कोई इफेक्ट होगा हमारे ILR पे? आपके पास वीज़ा है कौन सा? हमारे पास वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट। जी तो वर्क परमिट ILR दिस ईयर कंप्लीट हो रहा है हमारा, लेकिन मैं 5 मंथ आउटसाइड UK रही हूँ इन द सेकंड ईयर लिविंग इन UK। जी ये मैं पूछना है कि इसका कोई इफेक्ट होगा हमारे ILR पे, या मुझे उसका क्या रीजन था कि आप इतना बाहर रही हैं? कोई रीजन नहीं था, जस्ट बस ओवरस्टे कर गए, कोई खास रीजन नहीं तो था। खाली आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है? जी, मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ, हस्बैंड मेरे यहीं पर थे। हाँ। मैं बच्चों के साथ तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आपके हस्बैंड यहीं पे थे तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर जी, मुझे बताएं, मैं अपील की थी अपने 7 साल की लड़की के ऊपर, तो मेरी जज ने हाँ कर दी। तो मेरे को लेटर भी आ गई थी 2 हफ्ते पहले। तो मुझे ये बताएंगे आप कितना टाइम लगाते हैं अब होम ऑफिस हमें पेपर भेजने के लिए? देखें, कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन आमतौर पे 3 से 6 महीने के अंदर आपको मतलब वीज़ा इशू कर देते हैं। जी ओके, 3-6 महीने लगा देते हैं आमतौर पे, 3 से 6 महीने के अंदर। जी ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल? भाई, मैं यासर खान बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी यासर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जकर भाई, मेरा पूछना ये था कि ये जो 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी रूट है, ये स्पाउस वीजे वाला 2.5 साल का, जी, तो इंडेफिनिट से पहले इसमें भी लाइफ इन UK और B1 करना पड़ेगा, या ये 10 ईयर के बाद ऑटोमेटिकली बगैर इस लाइफ इन UK और B1 के हो जाएगा?
नहीं देखें, इसमें बिल्कुल लाइफ इन द यूके और इंग्लिश जो है वो इंडेफिनेटली जब भी आप अप्लाई करते हैं तो लाइफ इन द यूके और इंग्लिश आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो आजकल के कानून हैं, अगर उनका टाइम पूरा हो रहा है 5-6 साल बाद 10 साल तो डिपेंड, उस वक्त देखा जाएगा कि क्या उस वक्त की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यस, लाइफ इन द यूके और इंग्लिश इंडेफिनेटली जब आप करते हैं तो आपको फिर करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैंने सर अली बात कर रहा हूँ। मैंने ILR अप्लाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ 10 years अभी, तो मुझे 6th मंथ में ये लेटर आया है कि योर एप्लीकेशन विल टेक मोर देन 6 months बिकॉज इट रेजेस सम एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स इश्यूज। तो ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? क्योंकि मेरी अगर मैं देखूं मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन जी, ये बिल्कुल ये आजकल बिल्कुल स्टैंडर्ड ही फॉर्मेट है, तो कोई ऐसी परेशानी जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है? रजीफ मेरा नाम है। तो मैं पहले भी कॉल की थी, तो मैं बेनिफिट ले रहा हूँ PIP वाले बेनिफिट DLA बंद कर सकते, तो फिर मैं की करूँ, उस पर अप्लाई कर सकता हूँ PIP पर? जी बेनिफिट का सॉरी मुझे नई इन्फॉर्मेशन, तो आपको अपने वो जॉब सेंटर या उन्हीं से फिर रब्ता करना पड़ेगा, वो आपको बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मैंने आपसे ये बात करनी थी। जी जी। अगर मेरी जो वाइफ है ना, वो मेडिकल के ऊपर है, उनका सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी। तो बात ये है कि उनका डायलिसिस हो रही है और उनकी जो किडनीज का है ना वो प्रॉब्लम चल रहा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब मुझे ये कंफर्म है, मेरे पास अभी स्टूडेंट वीजा है, अगर मैं उनके साथ अनमैरिड पार्टनरशिप के ऊपर केस डालता हूँ 2 years का, जी जी, तो मुझे वहाँ पे मुझे होम ऑफिस को आया उनकी पे स्लिप शो करनी पड़ेगी या नहीं? अभी आपके पास क्या स्टेटस है? अभी मेरे पास स्टूडेंट है, मेरा अपील चल रही है कोर्ट ऑफ अपील में। मतलब अभी आप लीगल हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी वाइफ जो है उनके डायलिसिस वगैरह चल जी बिल्कुल, वो हो रहे हैं, वो किडनीज का प्रॉब्लम चल रहा है, उनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो किडनी वीक में 3 दिन के लिए वो किडनीज वो डायलिसिस में जा रही है। तो उनको कोई डिसेबिलिटी अलाउंस वगैरह मिलता है या कोई ऐसी सिचुएशन? एट द मोमेंट वो बेनिफिट ले रही हैं, जो नॉर्मल बेनिफिट वो हाँ नहीं, वो अगर नॉर्मल बेनिफिट ले रही हैं तो फिर तो उनको बिल्कुल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अगर कोई डिसेबिलिटी की वजह से काम नहीं कर सकती तो फिर अगर वो काम नहीं भी कर रही तो फिर भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। बेहतर है इस सिलसिले में किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है? सर मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ, अली मोहम्मद। और मेरा ये क्वेश्चन था सर कि मैंने ना 3 साल पहले वर्क परमिट अप्लाई किया, लेकिन वो फिर उसमें कॉस्ट जो था वो इशू ना किया मेरे जो ऊपर थे ना, जिन्होंने मुझे वर्क परमिट देना था। लेकिन ये कि फिर उसमें थोड़ी सी क्रिटिकल ऐसे हुआ कि हम लोगों ने अप्लाई कर दी अपील, तो जो मेरे वकील थे मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, तो मैंने दूसरे वकील साहब कर लिए। जब वकील चेंज किया तो पहले वकील साहब ने अपील जो थी वो विड्रॉ कर ली, तो कोर्ट में भी ये ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि जी ये अपील विड्रॉ हो गई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कोर्ट ने एक लेटर इशू किया था कि जी वो आप अपनी जो कोर्ट फीस है वो जमा करवाएं ना। जी जी। वो कोर्ट फीस जमा करवाई, तो उसके थोड़ा टेक्निकल है, तो वो उसमें फिर जब हम लोगों ने कोर्ट में फीस जमा कराई, लेकिन कोर्ट में पहले वकील साहब ने जो अपील थी वो विड्रॉ की हुई थी, तो दूसरे वकील साहब की जो थी वो उससे विड्रॉल से पहले सबमिट हो गई हुई थी जो अपील थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जी ये नहीं हो सकता। इस सिलसिले में ऑलमोस्ट 3 years हो गए, लेकिन अभी रिसेंटली फिर जो मेरे वकील साहब हैं उन्होंने फिर कोर्ट से बात की सारा कुछ, तो उन्होंने फिर एक लेटर अब इशू कर दिया है कि अब तो लीगली तौर पे मैं काम कर भी सकता हूँ और सारा कुछ ना। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे 10 साल भी होने वाला है लाइक 5-6 months के बाद, तो क्या मैं पहले इस केस का फैसला आएगा या इसको 10 साल होने के बाद लीगली मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ फॉर डायरेक्टली इंडेफिनेट के लिए? देखिए, आपका बड़ा एक वैसे अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग की सिचुएशन है। अगर जैसा आप बता रहे हैं कि आपके जो दूसरे वकील थे उन्होंने कोर्ट से अपील आपकी रीइंस्टेट करा ली, जो मुझे समझ पड़ी है कि कोर्ट ने जो है वो अपील आपकी रीइंस्टेट कर ली, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आपने विड्रॉ नहीं की थी
जो भी आपके वकील और कोर्ट के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस हुई इस सिलसिले में, क्योंकि इसमें तो बेसिक टेक्निकल पॉइंट यही निकलता है ना कि आपने नहीं ऑथराइज़ किया था अपने पुराने वकील को कि वो विदड्रॉ करें, और अगर कोर्ट ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो फिर उस हवाले से तो आपका जो सारा जो टाइम चल रहा है अपील से वो लीगल चल रहा है। और इस दौरान जैसा आप बता रहे हैं कि आपको 5-6 महीने रह गए हैं और आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो इस दौरान अगर आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स आप 10 साल की बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रा मामलात और भी ज़रा थोड़े से कॉम्प्लिकेट इस हवाले से हो जाते हैं कि जब आप 10 साल की बेसिस पे एप्लीकेशन करते हैं तो फिर आपको अपनी ये अपील जो है वो विदड्रॉ करनी पड़ती है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक तरफ से आपकी अपील चल रही है और दूसरी तरफ से आप नई एप्लीकेशन जो है वो कर दें। लेकिन बहरहाल इसका तरीका है और वो डिटेल में बात करने वाली चीज़ है, और चूँकि मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया तो मैं इसलिए मज़ीद डिटेल में तो इसमें बात नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर चाहें तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी इस स्क्रीन पे आ रहा है, और या किसी भी वकील के पास जाके आप इस सिलसिले में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, मज़ीद कॉल्स हम आज नहीं ले सकते, प्रोग्राम का वक्त हमें वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ़्ते नेक्स्ट ट्यूसडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इसी टाइम शाम को 6 बजे वीनस टीवी पे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।